हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट एपिडेमिक्स के बारे में। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। थोड़ा सा पीपीटी खोलते खोलते टाइम हो गया। हमने कल बात किया था बच्चों एपिडेमिक्स के बारे में, और हमने डिस्कस किया था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कि हिस्ट्री क्या रही है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में कल हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर एपिडेमिक्स रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने कल क्या क्या टर्म्स को डिस्कस किया था। तो एक तो हमने पढ़ा था कि बायोट्रॉफ क्या होता है, एक हमने जाना था नेक्रोट्रॉफ क्या होता है, एक हमने बात की थी सेप्रोफाइट क्या होता है, एक हमने बात की थी कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने बात की थी एपिडेमिक्स कौन कौन से हैं, और हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्या है। आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हिस्ट्री है फाइटोपैथोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हमारे पास में एपिडेमिक्स में है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है सही क्या? जस्ट अ मिनट। अब देखो, अब सही आ रही है आवाज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे पास में हिस्ट्री में एपिडेमिक्स हुए हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज कौन कौन से हमारे पास। ठीक है। अब एक बोर्ड है कि मैम कुछ टर्म्स हम रिवीजन के दौरान भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बोला था हमने कि बायोट्रॉफ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और हमने बोला था कि जो सेप्रोफाइट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो डेड डिकेइंग मैटर है उस पर सर्वाइव करते हैं। नेक्रोट्रॉफ बोला था कि पहले किल करते हैं और उसके बाद में वहां से अपना जो न्यूट्रिशन होता है उसको वो क्या करते हैं, लेते हैं। ऑब्लिगेट बोला था कि कंपल्सरी है, जैसे कि बायोट्रॉफ से वो सिर्फ लिविंग और लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हेमी बायोट्रॉफ बोला था कि हाफ ऑफ द लाइफ वो बायोट्रॉफ की तरह रहते हैं, पर अगर टिश्यू डेड भी हो गया तो भी वहां पे सरवाइव करेगा। देन हमने बात की थी कि जो फैकल्टेटिव हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की बात करें या फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें, जो भी आगे लिखा होगा, जैसे सेप्रोफाइट लिखा है या पैरासाइट लिखा है, दैट मीन्स कि पहले वो सेप्रोफाइट था बट फेवरेबल कंडीशन में वो पैरासाइट बन गया। अगर लिखा है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, दैट मीन्स वो पहले पैरासाइट था, लेकिन अगर टिश्यू डेड है तो भी वो सर्वाइव कर रहा है। सिंपल था। देन हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में बात की थी कि फादर कौन है प्लांट पैथोलॉजी का, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का फादर कौन है, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स किसने दी थी, इंडिया में फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, वायरस के लिए क्या टर्म दी गई थी, कौन वायरोलॉजी के फादर हैं, और किसने बताया था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज का जो कॉजल एजेंट है उसको बॉइलिंग करने से भी वो स्किन इन्फेक्टिविटी खत्म नहीं होती है। और ये जितनी भी हमारी चीजें हैं ये सारी हमने रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमने बात की थी कि बॉइलिंग करने से उसकी इन्फेक्टिविटी क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। नाउ अब जब हम बात कर रहे हैं अपने मेजर टॉपिक की, दैट इज एपिडेमिक्स की, एपिडेमिक्स में आज हम बात करने वाले हैं अर्गोटिज्म की कि अर्गोटिज्म क्या होता है। तो अर्गोटिज्म क्या होता है? अर्गोटिज्म हमने कल बात की थी कि एक फंगस है जो, तो कल हमने डिस्कस किया था अर्गोटिज्म में कि फंगस की बात करें तो फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है ये क्या करता है, कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्क्लेरोशिया बोलते हैं या अर्गट बोलते हैं, और अर्गट से होने वाली जो पॉइजनिंग है उसको बोला जाता है अर्गोटिज्म। तो यहाँ पे जब हम अर्गोटिज्म की बात करते हैं तो अर्गोटिज्म में क्या है कि जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया है वो क्या करता है, पॉइजनिंग कॉज करता है।
अब कैसे करता है, क्या फंगस है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में या आज के सेशन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप फोटोज देखिए कि क्या क्या फोटोज सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, राइट। तो फोटोज देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको राय दिख रही है और इन्फेक्टेड स्क्लेरोसिया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये पॉइजनिंग के सिम्टम दिखाए हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अर्गट देखने को मिल रहा है राय में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइजनिंग के सिम्टम अगेन दिखाए गए हैं। तो जब हम अर्गोटिज्म की बात करते हैं तो अर्गोटिज्म क्या है, देखो हिस्ट्री में अर्गोटिज्म की अगर हम बात करें, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में अगर हम अर्गोटिज्म की बात करते हैं तो जो फंगस है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ये एक फंगस है जो किस पे अटैक करता है, राई पे अटैक करता है, सीरियल क्रॉप्स पे अटैक करता है। और ये जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया है, ये जब अटैक करेगा तो क्रॉप के ऊपर क्या करेगा, स्क्लेरोसिया बना देगा। स्क्लेरोसिया बना देगा, या जिसको हम अर्गट बोल देते हैं, अर्गट बना देता है। अब कभी भी कोई ह्यूमन उसको खाएगा या कोई भी एनिमल उसको खाएगा तो उसकी बॉडी में वो स्क्लेरोसिया चले जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो उसकी बॉडी में वो जो टॉक्सिन बना रहे हैं उससे ह्यूमन में पॉइजनिंग हो जाती है। तो जब भी हम अर्गट पॉइजनिंग की बात करते हैं तो अर्गट पॉइजनिंग में जो मेन चीज है वो क्या है, अर्गट की वजह से होने वाली पॉइजनिंग। इसीलिए इसको बोला जाता है कि अर्गोटॉक्सिकोसिस। अर्गोटॉक्सिकोसिस का क्या मतलब होता है कि अर्गट से होने वाली पॉइजनिंग, राइट। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया कि अर्गोटिज्म क्या होता है, जल्दी से नोट करो नाम, ठीक है। तो यहां तक हमें पता चल गया कि जो फंगस है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, उसकी वजह से हमें अर्गोटिज्म देखने को मिलता है, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि पुराने टाइम में जब हम बात करते हैं तो सेंट एंथनी ऐसे थे जो अर्गोटिज्म को क्योर कर पाते थे, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट एंथनीज फायर, या फिर बोला जाता है होली फायर। तो वो चर्च के थे, चर्च में एक सेंट एंथनी थे जो क्या करते थे, अर्गोटिज्म में जो मेन रोल उनका क्या था, लोगों को क्योर करना या फिर लोगों को सही करना। इसीलिए इसी डिजीज का नाम क्या क्या है, होली फायर, सेंट एंथनीज फायर, राइट। यहां तक क्लियर है सबको। और क्योंकि अर्गट से होने वाली पॉइजनिंग है, इसीलिए इस डिजीज को बोला जाता है अर्गोटॉक्सिकोसिस। अर्गोटॉक्सिकोसिस या फिर अर्गट से होने वाली पॉइजनिंग भी इसी डिजीज का नाम है। चलिए यहां तक सबको समझ आया। तो बेसिकली जो रोल है वो फंगस के एल्केलॉइड्स का रोल है, ओके। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट एपिडेमिक की डिजीज की बात की, ये इसीलिए बताना जरूरी था क्योंकि अर्गोटिज्म में क्या होता है, जो अर्गट पॉइजनिंग है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अर्गट पॉइजनिंग देखने को मिलता है कि जो अर्गट पॉइजनिंग है उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अर्गट पॉइजनिंग बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक सबको समझ में आया अगर अर्गट पॉइजनिंग क्या है, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में बाकी कौन कौन से एपिडेमिक हुए हैं, तो कल मैंने आपको थोड़े थोड़े हिंट दिए थे, फटाफट से बताओ मुझे कौन कौन से एपिडेमिक्स आपको याद है कि हिस्ट्री में हुए हैं, पता है कोई तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो बताओ बताओ जल्दी से, हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे एपिडेमिक्स हैं जो हुए हैं। तो आपने सुना होगा वन ऑफ द, अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम अर्गट क्या है, तो अर्गट क्या है बेटा, स्क्लेरोसिया। हमने स्क्लेरोसिया पढ़े थे क्या होते हैं, तो फंगस ये जो स्क्लेरोशियल स्ट्रक्चर बनाता है ना, आप समझ लीजिए यही अर्गट है, ओके। सो किरण बोल रही है कि मैम आयरिश, ठीक है, वेरी नाइस। अक्षय भी बोल रहा है आयरिश फैमिन, चलिए एक ये हो गया, और बताओ एक और। अच्छा चलो बंगाल फैमिन, वेरी गुड। बंगाल फैमिन भी आपको पता है हमारी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिन है। तो बंगाल फैमिन आपको पता है कौन से साल में आया था, और आयरिश फैमिन का पता है कब आया था। अच्छा एक और बोल रहे हैं एपिडेमिक में मैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेन्स, चलो ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स भी आपका एपिडेमिक में आता है,
गुड, चलो दैट मीन्स कि आपको 4-5 एपिडेमिक्स तो बहुत अच्छे से पता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आयरिश फैमिन के बारे में कि आयरिश फैमिन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये स्टोरी जान लेते हैं। तो आयरिश फैमिन की अगर हम बात करते हैं, आयरिश फैमिन आपका किससे हुआ था? डिसीज का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो आयरिश फैमिन है वो किससे हुआ था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से हुआ था। और अगर हम आयरिश फैमिन की बात करते हैं तो आयरिश फैमिन जो है उसमें जो क्रॉप थी वो कौन सी थी? पोटैटो थी। और ईयर की बात करें तो 1845 से 1852। तो जो आयरिश फैमिन था वो 1845 से 1852 के बीच में आया था। राइट, चलो फटाफट से ये 2-3 पॉइंट्स लिखो, एक मिनट में पानी भी पी लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो आयरिश फैमिन है वो 1845 से 1852 में आया था। चल ही नहीं रहा है इधर कौन सब बोर्ड पे नीचे। राइट, 1845 से 1852 में आया था। ठीक है, तो जो आयरिश फैमिन है ये 1845 से 1852 में आया था। पोटैटो की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। डिजीज की बात करें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पैथोजन की बात करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। पैथोजन की बात करेंगे तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। क्लियर हो गया यहां तक? अब आयरिश फैमिन में जैसा मैंने आपको कल एक स्टोरी बताई थी कि जो पोटैटो की क्रॉप थी वो पूरी की पूरी जो क्रॉप थी वो क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी, या आप बोल सकते हो पूरी पोटैटो क्रॉप क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। कैसे? क्योंकि जब ये फैमिन यूरोप में आया था उस टाइम पे क्या था, जो फेवरेबल कंडीशंस थी, जब कूल कंडीशंस थी, मॉइस्ट कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल थी वहां पे पोटैटो क्रॉप पे इस डिजीज को आने के लिए। अब क्या हुआ? कूल कंडीशंस हुई, मॉइस्ट कंडीशंस हुई, तो ये जो आपका पर्टिकुलर फंगस है इसने क्या किया? पोटैटो क्रॉप के ऊपर अटैक कर दिया और पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप खराब हो गई। आपको अगर मैं बताऊं एक बात कि कोई बोले कि प्लांट पैथोलॉजी को जो शुरुआत है, तो जो शुरुआत हुई है असली प्लांट पैथोलॉजी की वो कौन से फैमिन से हुई है? आयरिश फैमिन से हुई है। कोई कभी भी पूछे कि असली प्लांट पैथोलॉजी कहां से शुरू हुई, जो पूरी साइंटिफिक स्टडी है वो कहां से शुरू हुई? आयरिश फैमिन से शुरू हुई। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी कि जो एंटोन डिबेरी हैं उन्होंने जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है इसके बारे में बताया, इसका नाम बताया, इसकी क्लासिफिकेशन बताई, नॉमेनक्लेचर बताया, सब कुछ हमें एंटोन डिबेरी ने बताया था। इसीलिए जो एंटोन डिबेरी है उन्हें बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, या फिर उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो अगेन जो आयरिश फैमिन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिडेमिक है हमारी हिस्ट्री का। अब आते हैं बंगाल फैमिन पे। बंगाल फैमिन की अगर बात करें तो जो डिजीज है उसका नाम है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। अब बंगाल फैमिन में आपको पता है क्या हुआ था कि जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है वो किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से होता है। तो जब हम ब्राउन स्पॉट की बात करते हैं या फिर हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे की बात करते हैं तो बंगाल फैमिन में क्या होता है कि एक डिजीज आती है और डिसीज का नाम क्या है? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। अब ये जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है ये कितनी डेडली डिजीज थी, इसने क्या किया? जितना भी धान लगी हुई थी, अब 1943 की बात है ये, 1943 की, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। और इंडिपेंडेंस से पहले की, अच्छा चलो बच्चों मुझे 1 मिनट का 1 मिनट ब्रेक दे दो, है ना? अभी हम कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज को सॉल्व करें, 1 मिनट का टाइम लगेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे, जाना कहीं नहीं है।
पागल वागल है। हेलो 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 हेलो। हटो बंद हुआ। कौन सा वैसे मैम ने? एग्रीकल्चर वाला। प्लांट पैथोलॉजी। सब्जेक्ट कौन सा मैम? प्लांट पैथोलॉजी। स्लाइड है। ये तो फिर रुको, ये वही पिपटी। स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, पिपटी दूसरी है। ओके, हेलो हेलो हेलो। सो लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे बंगाल फैमिन की, और हमने बोला कि कब की बात है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, 1943 की। तो 1943 में अगर आप बात करते हो बंगाल फैमिन की और बंगाल वाले पार्ट की बात करते हो, तो बंगाल अकेला वेस्ट बंगाल नहीं है। बंगाल में बहुत सारे एरियाज हैं, बांग्लादेश के कुछ एरियाज हैं, बिहार के एरियाज हैं, वेस्ट बंगाल है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बंगाल प्रोविंस की। तो यहाँ पे बंगाल प्रोविंस में फैमिन आया था, और चावल उस टाइम पे बहुत खाए जाते थे, बहुत ज्यादा खाए जाते थे। तो स्टेपल फूड था चावल। उसने इतनी डैमेज कॉज की कि लोगों में भुखमरी की हालात आ गई। तो आयरिश फैमिन में भी आपको पता है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बंगाल फैमिन में भी मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। मतलब कि हिस्ट्री का आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा खतरनाक अगर फैमिन की बात करें ना, तो आयरिश फैमिन भी बहुत खतरनाक था, और बंगाल फैमिन भी बहुत खतरनाक अकाल था। आज भी अगर आप YouTube पे जाके कुछ वीडियोस को सर्च करोगे ना इससे रिलेटेड, तो आपको वो बहुत ही ऐसे कुछ इमोशनल सीन्स वहां पे मिल जाएंगे ना, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे खाने की, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा वैल्यू है ग्रेन्स की। और अगर ऐसी डिजीज ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर दें, तो आप समझ लो कि उन डिजीज का भी कितना इंपॉर्टेंस होगा, राइट। इसके अलावा बात करते हैं कॉफी रस्ट की। क्या आपको पता है, जब हम कॉफी रस्ट की बात करते हैं, कॉफी रस्ट डिजीज एक ऐसी डिजीज है, पहले श्रीलंका में काफी कॉफी होती थी, कॉफी रस्ट आया और श्रीलंका की कॉफी खत्म हो गई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कॉफी का मेन सेंटर है वो साउथ अमेरिका में ब्राजील बन गया। अब ब्राजील में भी क्या हुआ कि कॉफी अच्छे से ग्रो हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहां पे भी रस्ट ने अटैक कर दिया। तो एक चीज ये भी है कि कौन सी डिजीज की वजह से जो कॉफी है उसको टी से, चाय से रिप्लेस कर दिया गया। तो अगर हम कॉफी रस्ट की बात करते हैं, कॉफी रस्ट की वजह से कॉफी प्लांटेशंस को टी प्लांटेशन से चेंज कर दिया गया था, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया था। इसके अलावा आपने सुना होगा सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट में लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो इमेस्कुलेशन की प्रोसेस है उसमें जाने से बेहतर सोचा कि जो मेल स्टेराइल लाइंस है उसका यूज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो टेक्सास की साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो टेक्सास मेल साइटोप्लाज्मिक जो स्टेराइल लाइंस हैं उनका इस्तेमाल किया। अब एक फंगस है, फंगस की रेस टी है, उस रेस ने क्या किया, वो आई और उसने उन्हीं वेराइटीज पे अटैक किया जिनमें टेक्सास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी वो लाइंस थी वो सारी की सारी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो गई।
जहां पे भी टेक्सास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस थी, सारी खत्म होगी किससे? रेस टी ऑफ द फंगस से। तो अगेन ये भी एपिडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट एपिडेमिक था। तो ये कुछ हमारे डिजीजेस हैं, कुछ पैथोजेंस हैं जिनके बारे में, जिनके ईयर्स के बारे में हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो हमने पूरी स्टोरी को एक बांध दिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा क्या थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। ओके ओके चलिए, रीजन चाहे जो भी रहा हो, चैट में जो बोल रहे हैं कि मैम हिस्ट्री में वॉर्स भी हुए थे, रीजन चाहे जो भी हुआ हो, डेथ तो लोगों की हुई ना, सिंपल। ठीक है, देखो तो पहले अर्गोटिज्म है कि अर्गट पॉइजनिंग की वजह से होता है। जब भी एल्केलॉइड जो कि फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो फंगस का नाम क्या है अगर आप यहाँ पे बोलेंगे? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्या बनाता है? एल्केलॉइड सब्सटेंस बनाता है, और जब भी कोई ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है तो अल्टीमेटली ह्यूमन में आपको पॉइजनिंग देखने को मिलती है, और इसी को अर्गट पॉइजनिंग बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि अगर मैं उसको आपको इजी फॉर्म में बताना चाहूं तो देखिए, हाँ जी मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी शुभम, ठीक है, मैं लास्ट में दोबारा डाउट देख लूंगी, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, बीच में टाइम लगेगा, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। नाउ अर्गोटिज्म की बात करें तो इसी को अर्गोटॉक्सिकोसिस, अर्गट पॉइजनिंग, होली फायर या सेंट एंथनीज फायर बोलते हैं। कौन से क्रॉप पे आता है? राई एंड जो भी सीरियल क्रॉप्स है। किससे होता है? क्लेविसेप्स स्पीशीज से होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है। कुछ जगह पे आप नाम पढ़ोगे क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस भी, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आयरिश फेमिन, अब सारी स्टोरी आपको बता दी है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको याद करवाने के लिए बताऊं तो आयरिश फेमिन कब आया था? 1845 में आया था, 1845 से 1842 के बीच में। डिसीज की बात करें तो डिसीज थी पोटैटो लेट ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। किससे हुआ था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से हुआ था, जिसका मतलब क्या है? प्लांट्स में इन्फेक्शियस जो डिस्ट्रॉयर है, राइट। डिसीज का नाम क्या बोला? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पैथोजन का नाम क्या बोला? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कब आया था? 1845 से 1852। इसी को बोला जाता है ग्रेट हंगर पीरियड, ग्रेट हंगर पीरियड या मास स्टारवेशन पीरियड, मतलब कि बहुत लोगों को भूखमरी उस टाइम पे हुई थी, राइट। नेक्स्ट इज बंगाल फैमिन। अब बंगाल फैमिन की भी पूरी स्टोरी बता दी कि 1943 में आया जी, इंडिपेंडेंस से पहले। कौन से क्रॉप पे आया था? राइस पे आया था। कौन सी बीमारी थी? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस थी। किससे हुआ? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से हुआ। अब जब हम बंगाल फैमिन की बात करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली आपके जो पैथोजन का नाम है वो क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। इसी का नाम कुछ और भी है, दैट इज, यहीं पे लिख रही हूं बेटा, बाइपोलैरिस ओराइजे, बाइपोलैरिस ओराइजे, यही इसी का नाम है। कॉमनली आपसे जो पूछा जाता है नाम वो यही पूछा जाता है, इसीलिए यही नाम मैंने प्रायोरिटी पे रखा है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए हेलमिंथोस्पोरियम का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है? बाइपोलैरिस, क्लियर। नाउ यही जो हमारे पास हेलमिंथोस्पोरियम है, अब फंगस में भी बेटा क्या होता है ना, सेक्सुअल स्टेज होती है, एसेक्सुअल स्टेज होती है। तो कुछ फंगस की अगर हम बात करें सेक्सुअल स्टेज की, जैसे कि हेलमिंथोस्पोरियम की बात करें तो इसकी सेक्सुअल स्टेज का नाम है, क्या बोलते हैं? कॉक्लियोबोलस मियाबिनस, कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि टीलियोमॉर्फ इसका ये है, तो टीलियोमॉर्फ का मतलब आपको समझ आ जाएगा बेटा किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, देखते हो कमेंट्स थोड़ी देर में। आगे बात करते हैं ए सेक्सुअल स्टेज की। तो ए सेक्सुअल स्टेज को हम क्या बेटा बोल देते हैं? एनामॉर्फ। क्या बोल देते हैं? एनामॉर्फ। और एनामॉर्फ इसका क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे या कॉक्लियोबोलस मियाबिनस क्या है? इसका सेक्सुअल स्टेज है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट।
क्या बताया कि सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट की बात करें तो किससे हुआ था, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस, मेज में क्या आ जाएगा, मेडिस आ जाएगा। राइस में ब्राउन स्पॉट में क्या आ गया, ओराइजे आ गया, तो मेज में क्या आ गया, मेडिस आ गया। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉक्लियोबोलस हेट्रोस्ट्रोफस। और सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट किसमें आया था, टेक्सास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस, ठीक है, टेक्सास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस। और किसने अटैक किया था बेटा, रेस टी ऑफ द फंगस, किसने अटैक किया था, रेस टी ऑफ द फंगस। और एक और मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि मोनोकल्चरिंग, एक ही क्रॉप को लगाया गया, मोनोकल्चर किया गया एक ही टाइप की वैरायटी को, जिससे इसका अटैक हमें ज्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट, कॉफी रस्ट। अब कॉफी रस्ट की बात करें, पैथोजन क्या बताया, हेमिलिया स्पेलिंग सही कर लेना, वेस्टाट्रिक्स। अब हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स की जैसे हमने बात की कि इसने क्या किया, जो श्रीलंका में बहुत सारी कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थी उनको तो इसने क्या किया, बिल्कुल खत्म कर ही दिया। और जिसकी वजह से उनको जो ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं कॉफी के बदले जैसे टी, उसको ग्रो करना पड़ा। इसके अलावा बाय 1890 जो जितनी भी श्रीलंका में ये कॉफी इंडस्ट्री थी पूरी खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट खत्म थी। और उसके बाद जो मेन कमर्शियल हमारी प्लांटेशन थी वो सदर्न अमेरिका की तरफ को या फिर साउथ अमेरिका में मेनली ब्राजील की तरफ को चली गई। अब ब्राजील में भी 1970 ऑनवर्ड्स कॉफी के जो ये रस था इसका अटैक देखा गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉफी रस्ट भी एपिडेमिक है और किसके कारण होता है और कौन सी डिजीज की वजह से कॉफी को टी से रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर है यहां तक सबको, पता चल गया। अब चलो अब आपके डाउट्स देखते हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके, सो एक बच्चा बोल रहा है मैम प्लीज लास्ट में एक बार संकन लीफ, संकन लीजन, संकन सेंटर एंड गर्डलिंग का मतलब बता देना। देखो जब भी हम बात करते हैं संकन की, संकन मतलब होता है अंदर को धंसा हुआ, ठीक है। संकन मतलब डिप्रेस्ड या अंदर की तरफ को कोई लीजन है, जैसे ये है, अगर मैं ऐसे को बोलूं तो ये जो अंदर को धंसा हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड संकन, ठीक है। गर्डलिंग हम वर्ड यूज करते हैं स्टेम वगैरह के केस में, ओके। अगला बोल रहा है कि अच्छा अभी तो ये साइंटिस्ट भी एग्रोटेरिज्म कर रहे हैं, उसमें भी फंगस का स्पोर भेज रहे हैं। अच्छा अब आप एग्रोटेरिज्म पे आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसका एक वीडियो भी हमने अपलोड किया था अपने चैनल पे, आपने देखा होगा, उसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि फ्यूजेरियम की अगर हम बात करें कैसा फंगस है, कैसे इसका लाइफ साइकिल रहता है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, कैसे डिजीज कॉज करता है, ये सारी डिस्कशन वहां पे मैंने की है इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। तो एग्रोटेरिज्म, आप सोचो फंगस आपको देखने में कितना छोटा लग रहा है बट कितने लॉसेस कॉज कर सकता है ना। तो आप देखो कि एपिडेमिक्स में भी फंगस, ये मत सोचो साइज देख के मत सोचो कि यार ये तो इतने स्पोर है ये क्या ही कर लेगा, ये देखो कि कितना लॉस वो कॉज कर सकता है, राइट। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं नाउ। अब आपकी चीजों को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैंने एक लिस्ट दी है इंपॉर्टेंट डिजीजेस की। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है पूरी की पूरी लोकेलिटी याद हो, जहां जहां मैं बताऊंगी वहां वहां पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये वाली जो डिजीज है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो आज के लिए ये वाली जो डिजीज है और इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब जब हम कल की क्लास में मिलेंगे तो आप मुझे बताओगे कि मैम हमने कैसे पढ़ा, हमें क्या याद हुआ उस टेक्निक से या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना है, क्या टेक्निक होती है चीजों को याद करने की, वो सारा हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले आपके एफर्ट्स देखे जाएंगे। चलिए सो यहाँ पे टेबल की बात करते हैं। टेबल में आप देखिए सबसे पहले है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से मैंने आपको अभी बताया कि क्या हुआ था, आयरिश फैमिन हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से आयरलैंड में। और ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अदर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बाकी के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला कॉफी रस्ट। अब कॉफी रस्ट की बात करें तो हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स, ये भी पता होना चाहिए। अगला
डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपवाइन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट AFOPYQ, ये पूछा गया है कि क्या डाउनी मिल्ड्यू से क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो एसोसिएटेड है। आप सबको पता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो किससे होता है, प्लाज्मोपेरा विटिकोला से होता है, उसकी वजह से जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो डिस्कवर हुआ था। तो अगेन दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लिथल येलोइंग ऑफ कोकोआ, तो अगेन ये माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फाइटोप्लाज्मा से होता है। चेस्टनट ब्लाइट क्राइफोनेक्ट्रिया पैसिटिका से होता है। व्हीट रस्ट इंपॉर्टेंट पक्सीनिया ट्रिटिसाई से होता है। बंची टॉप ऑफ बनाना वायरल डिजीज है, इसका भी इंपॉर्टेंस है कि ये किससे ट्रांसमिट होता है। सिगाटोका डिजीज ऑफ बनाना माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला, या कई बार लिखा होता है सर्कोस्पोरा म्यूसे। नेक्स्ट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट के लिए हमारे पास है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये जितनी लिस्ट है कौन सी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से होती है ये डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिजीज आपकी कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। ठीक है, पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, इसको थोड़ा सा, ओहो जस्ट अ मिनट, अगर हम यहां पे डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज में आपको 2-3 चीजें तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। फर्स्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन से होता है। दूसरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किससे होता है, प्लाज्मोपेरा विटिकोला से होता है। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर। नेक्स्ट बात करते हैं, सिगाटोका डिजीज किससे होता है, ये किसकी डिजीज है, सिगाटोका बनाना की डिजीज है। ये होता है सर्कोस्पोरा म्यूजे से। ठीक है, या फिर ये जो सिगाटोका डिजीज है ये किससे होता है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला से। ठीक है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला से होता है। यहां तक हमें क्लियर हो गया। नाउ आगे बात करते, ये टेबल मैं आपको कल दे दूंगी नोट्स में दोबारा से। ठीक है, ये टेबल अभी गलती से चला गया, कल दोबारा दे दूंगी नोट्स में। यहाँ पे बात करें ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जिससे कि बंगाल फेमिन आया था, ये किससे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जिसमें आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्रेसिक सिम्टम किसमें बनता है, तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है जो कि किससे होता है, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार कैम्पेस्ट्रिस, यानी कि ज़ेंथोमोनास ओराइजे, बेसिकली ये पुराना नाम था, अब यहाँ पे लिखेंगे ओराइजे, ज़ेंथोमोनास ओराइजे से होता है। अगला है सदरन कॉर्न लीफ ब्लाइट, अभी बताया हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस रेस्टी से होता है। एप्पल्स कैप वेंचूरिया इनिक्वालिस से होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी आने वाले क्लासेस में। राइस टुंग्रो 2 वायरसेस की कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये चीज आपको लिस्ट इसलिए दी गई है हिस्टोरिकल डिजीज की, ताकि आपको पहले से कुछ नाम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये नाम हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये डिजीज और इसके जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं। और ये जो टेबल मैंने आपको जैसा कि बोला कल की क्लास में पहले नोट्स में ये टेबल लगा दूंगी, तो आपको ये टेबल पूरा मिल जाएगा कल की क्लास में। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट आर द पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज।
अब आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिनसे प्लांट डिजीजेस होती हैं? फटाफट से बताइए, मैं देखती हूँ आपको क्या लगता है किससे होती है, जल्दी से बताएंगे। आपने सुना होगा फंगस से डिजीज होती है, आपने सुना होगा बैक्टीरिया से डिजीज होती है, आपने सुना होगा वायरस से होती है, स्पाइरोप्लाज्मा से होती है, फाइटोप्लाज्मा से होती है, वायरॉइड से होती है, नंबर ऑफ चीजें सुनी होगी। तो अगर मैं लिस्ट को ऐसे थोड़ा सा रफली बनाना चाहूं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड, ठीक है, देन स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, एल्गी, देन प्लांट पैरासाइट्स। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम बोल सकते हैं पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पैरासिटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज ये सारे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको क्लियर है कि फंगस क्या होता है, फंगस में स्पोर्स कैसे बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं? क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर है कि किसको हम क्या बोलते हैं? ये पहले मुझे बताइए। और हाँ, क्लियर है, पता है कि क्या होता है? बात करो बेटा, इंटरेक्ट करो, जब तक बताओगे नहीं मुझे समझ कैसे आएगा? बता तो दो कि हाँ मैम हमें बेसिक सा पता है, थोड़ा बहुत पता है, कुछ तो पता होगा ना। नाम तो सुने, अगर कुछ भी नहीं पता होगा ये तो पता होगा ना कि ये नाम हमने सुना है, ये डिजीज कॉज करते हैं, ये तो थोड़ा सा आइडिया होगा। बोलो बोलो। हाँ, अक्षय बोल रहे मैम वायरॉइड, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, एल्गे। अच्छा ठीक है, ओके। अब थोड़ा बहुत पता है, चलो नाम तो सुने ना एटलीस्ट आपने, वही बड़ी बात है। नाम सुने, चलो अब इन नामों को आपने सुन लिया है, अब हम जानेंगे अगर फंगस है तो फंगस क्या होता है, क्या क्या चीजें फंगस में इंपॉर्टेंट होती हैं। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीजें बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट है। वायरस है तो वायरस के बारे में जानेंगे, और ये सारी चीजें हम क्यों जानेंगे, ताकि ये वाला सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है प्लांट पैरासाइट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जिस आपसे पूछते हैं ना कि बताओ कसकटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल है, स्ट्रिगा किसका इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, शुगरकेन का इंपॉर्टेंट वीड कौन सा है, ऐसे से क्वेश्चन सुने होंगे आपने। मेज में इंपॉर्टेंट जो स्टेम रूट पैरासाइट है वो कौन सा है, कुछ इस तरह की चीजें सुनी होगी। ये सारा किस में आता है, प्लांट पैरासाइट वाले सेक्शन में आता है। तो यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फंगस की बात करें, ये सारे बेसिक्स क्यों क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे वायरस की बात करें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से डिजीज का कौन सा वेक्टर है। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। वायरस की बात करते हैं तो यहां से क्लियरली पूछा जाता है कि कौन से डिजीज का वेक्टर बेटा कौन है। ओके, वायरॉइड की बात करें, क्या बोले मैम फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे, हाँ सब पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। वायरॉइड की बात करें तो वायरॉइड में क्या होता है कि कौन सी डिजीज वायरॉइड कॉज करता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ ये वाली डिजीज है कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रही है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि सेल वॉल किस चीज की बनी है, या फिर कुछ चीजें रिलेटेड टर्म्स होती हैं, वो सारी हम बैक्टीरिया में कवर करेंगे। और अगर हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस में हम जानेंगे कि फंगस क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि आगे जाके जब मैं आपको बोलूंगी कि बेटा ये वाली डिजीज में ये वाली डिजीज इस पैथोजन से हो रही है, ये पैथोजन फंगस है, आपको एक माइंड मैप बन जाना चाहिए कि फंगस बोला मैम ने, फंगस ये होता है, ताकि आप सब चीजों को सेम ही ना बोल दो। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बता दी ये वाला टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बता दिया। हाँ,
ये हम बात करेंगे सारी। अभी देखो, अभी शुरू किया है, एंड तक जाएंगे। जैसा मैं बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताऊंगी, ए टू जेड। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फंगस क्या होता है। आपने सुना होगा कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूकैरियोटिक। जो पहले वाले हैं, जो प्रिमिटिव वाले हैं, उनको बोल दिया जाता है प्रोकैरियोटिक। जो आपके यूकैरियोटिक है, मतलब कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनके न्यूक्लियस जो हैं सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके यूकैरियोट्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें यहां पे प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस क्या होता है, जो कि विच लैक क्लोरोफिल। लैक क्लोरोफिल मतलब कि जैसे प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल होता है। दैट मीन्स प्लांट क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यानी कि जो फंगस है ये किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ जनरली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट अ फ्यू। अब फंगस के स्पोर्स की बात करें, अगर हम लैब कंडीशंस की बात करें, तो लैब कंडीशंस पे तो आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन कुछ फंगस ऐसे भी हैं जिनको आपको माइक्रोस्कोप से नहीं देखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स। मशरूम्स को माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों में भी रॉटिंग कॉज करते हैं, जो मशरूम्स होते हैं, जो वुड रॉटिंग फंजाई जिनको हम कॉमनली बोल देते हैं, तो उनको भी हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक्सेप्शंस है हमारे पास। अगला, whose usually filamentous branched mycelium has got cell wall made up of chitin and glucans। अब क्या होता है, इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी है इसे बोल दिया जाता है माइसीलियम। वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई को बोल दिया जाता है माइसीलियम। और इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन एंड ग्लूकन की। और जो रिप्रोडक्शन है वो होती है सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। तो जब हम ऊमाइकोटा की बात करते हैं, जैसे व्हाइट रस्ट की बात कर रहे हैं, डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहे हैं, पीथियम वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इन सब में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि बाकी जो ट्रू फंगस है उनमें जो सेल वॉल बनी है वो काइटिन एंड ग्लूकन की बनी है। इसीलिए यहाँ पे नो सेलुलोज लिखा है। और वन ऑफ द रीजन जो है, जब हम स्यूडो फंजाई की बात करते हैं, ट्रू फंजाई की बात करते हैं, वन ऑफ द रीजन क्या है कि जो हमारे पास में ये ट्रू फंजाई है इनमें सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन एंड ग्लूकन की बनी है। ओके, सो ये हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या फंगस होते हैं। अब कौन कौन सी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए फंगस से रिलेटेड। तो चलिए, पहला लिखा है माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या बोला मैंने आपको बेटा, वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई। वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई। तो फंगस की जो वेजिटेटिव बॉडी है उसे बोला जाता है माइसीलियम। अगला हाइफे। अब हाइफे क्या होता है, ब्रांच ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की जो ब्रांच होगी उसे बोला जाता है हाइफे। आप ऐसा भी बोल सकते हो, बहुत सारे अगर हम बात करें नेटवर्क ऑफ हाइफे जो है उसे माइसीलियम बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे को। तो यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ माइसीलियम है वो क्या है, हाइफे है। अगला हॉस्टोरियम। अब मैंने आपको पाउडरी मिल्ड्यू में बताया था
कि जब भी फंगस को खाना लेना है वो अपने कुछ ऑर्गन्स को, खुद सरफेस पे रहते हैं कुछ फंगस, और अपने ऑर्गन्स को प्लांट के अंदर भेज देते हैं। तो जो खाना एब्जॉर्प्शन का काम है उसके लिए कुछ ऑर्गन होते हैं जो होते हैं हॉस्टोरिया। तो हम लिख सकते हैं बल्बस स्ट्रक्चर्स, और ये क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बल्बस स्ट्रक्चर्स हैं और क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहां तक हमें समझ आ गया? बताइए बच्चों, क्लियर है यहां तक? नाउ ये मैं आपको फोटो से भी समझाऊंगी, ठीक है। अगला है सेप्टा। सेप्टा क्या होता है अभी समझाऊंगी मैं फोटो से भी। क्रॉस वॉल्स, जैसे कि कोई माइसीलियम है, अगर उसके बीच में कुछ लाइंस आ जाएं, क्रॉस वॉल्स आ जाएं, उसको हम सेप्टा बोल देते हैं। अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। अभी सब मैं सिर्फ आपको टर्म्स का मतलब बता रही हूँ, अभी फोटो से समझाऊंगी। अगर आपको बोला है सिनोसिटिक माइसीलियम, सिनोसिटिक का मतलब होता है एसेप्टेट, ऐसा माइसीलियम जिसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हैं, उसको बोला जाता है सिनोसिटिक माइसीलियम। उसको बोला जाता है सिनोसिटिक माइसीलियम, ठीक है। और सिनोसिटिक ही क्या होता है आपका, एसेप्टेट। सिनोसिटिक ही क्या है, एसेप्टेट। इसके बाद में टर्म है सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम क्या होता है, जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूक्लियस भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा पर सेल। तो जिसमें भी क्रॉस वॉल्स होती हैं वो क्या बन जाता है, सेप्टेट माइसीलियम। जिसमें भी क्रॉस वॉल्स नहीं है वो क्या है, एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक माइसीलियम। यहां तक हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि अच्छा ये टर्म है, इसका ये मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ ये देखो फोटो, यहां पे स्पोर है, एक स्पोर दिखाया गया है। ये स्पोर जर्मिनेट कर गया। जब ये स्पोर जर्मिनेट किया फंगस का स्पोर, इसने हाइफे बनाया। अब जब ये नेटवर्क ऑफ हाइफे हमें देखने को मिलेगा तो इसको हमने क्या बोल दिया, माइसीलियम। हमने बोला था वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई इज माइसीलियम, तो यहां पे भी जो वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई है वो क्या है, माइसीलियम है। और अगर एक सिंगल ब्रांच की बात करेंगे तो सिंगल ब्रांच क्या है, यहाँ पे हाइफे है। पहला पॉइंट क्लियर। नाउ अब देखो, जब हमने बात की कि माइसीलियम है, माइसीलियम में कुछ क्रॉस वॉल्स है, ये इसको हमने क्या बोल दिया, सेप्टा। अब इस माइसीलियम में ये क्रॉस वॉल्स हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया, सेप्टेट माइसीलियम। जिस माइसीलियम में क्रॉस वॉल्स हैं उसको क्या बोल दिया, सेप्टेट माइसीलियम। जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है उसको क्या बोल दिया, एसेप्टेट माइसीलियम। सिंपल, यहां तक समझ आया? नाउ अब हमने बोला कि हॉस्टोरिया नाम की भी एक चीज है, और ये हॉस्टोरिया क्या कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जो एप्रीसोरियम होता है वो प्रेशर देता है। अब देखो ये हाइफे ने अंदर जाना है खाना लेने के लिए, अंदर जाने के लिए प्रेशर चाहिए, वो पेनिट्रेशन के लिए जो प्रेशर है वो कौन दे रहा है, एप्रीसोरियम। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एप्रीसोरियम, जो क्या करता है, प्रेशर देता है। लेकिन अंदर जाके जो एक्चुअल में खाना एब्जॉर्ब करता है वो कौन है, हॉस्टोरियम। सो एक स्लाइड से जितनी भी टर्म्स थी ये सारी हमारी क्लियर हो गई। बोलो जल्दी, हुई क्लियर या नहीं क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। समझ आ गए यहां तक? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब क्या होता है, कुछ फंजाई में जो माइसीलियम होता है उसमें बहुत सारे सेल्स आपके हमें देखने को मिलते हैं। तो माइसीलियम में जो सेल्स होंगे उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे, कई बार जब सेप्टा होगा तो एक सेल में एक या दो न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। जब सेप्टा नहीं होगा तो एक सेल में बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। जब हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कोई सेप्टा नहीं है, तो सिनोसिटिक माइसीलियम बोलेंगे। और जब भी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेप्टेट माइसीलियम बोल देंगे। और लास्ट क्या लिखी है, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो खाने को लेने के लिए या फूड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोल दिया जाता है हॉस्टोरिया। क्लियर है यहां तक सबको?
समझ आया? बोल दो कि मैम लग गया पता। तो अब बात करते हैं फर्दर आगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कि कोनिडिया कैसे बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया की अगर मैं बात करूं, कोनिडिया कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कोनिडिया होते क्या है। तो कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स का मतलब है ऐसे स्पोर्स जो बिना रिप्रोडक्शन के बनते हैं, बिना यूनियन ऑफ गैमीट के बनते हैं, रिप्रोडक्शन तो नहीं, विदाउट यूनियन ऑफ गैमीट से जो स्पोर्स बनते हैं। तो जो बिना यूनियन ऑफ गैमीट से स्पोर बनते हैं उनको बोल दिया जाता है क्या? एसेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज कोनिडिया। और जो यूनियन ऑफ गैमीट के बाद बनेगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? सेक्सुअल स्पोर्स बोल दिया जाएगा। तो कोनिडिया कैसे बन सकता है? माइसीलियम से। मैंने जैसे आपको बोला कि कुछ माइसीलियम में क्या होता है, कुछ बेटा डिविजन्स होती हैं। जैसे इसमें डिवीजन हुई, ये सेल ऐसे बना, इसने अलग शेप ले ली, इस तरह से शेप ले ली, तो ये सेल्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड करके कोनिडिया बना रहे हैं। अब जब हम कोनिडिया बनने की बात करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट गए, तो क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से भी क्या होगा? आपके कोनिडिया बनेंगे। देन अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स की, तो क्लेमाइडोस्पोर्स में क्या होता है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, कुछ सेल्स क्या करते हैं, खुद को बिल्कुल राउंड राउंड बना देते हैं। जैसे कि कुछ एंड वाले सेल्स होंगे, कुछ बीच वाले सेल्स होंगे। और फिर राउंड क्यों बनाएंगे? अपने अराउंड वो क्या करते हैं? लेयर्स बना देते हैं ताकि एडवर्स कंडीशन में वो सरवाइव कर पाए। तो हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब डिविजन्स होती हैं तो छोटे छोटे बराबर साइज के सेल टूटते हैं, इक्वल साइज्ड स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाता है ओइडिया। जो ओइडिया होते हैं वो किस में बनते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू में। ओइडिया किस में बनते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू में। अब कई बार क्या होता है, फ्यूजन की प्रोसेस होगी तो भी हमें अलग अलग यहाँ पे कोनिडिया देखने को मिलेंगे। कई बार बडिंग होगी तो भी हमारे पास नया फॉर्मेशन ऑफ सेल या नया फॉर्मेशन ऑफ स्पोर देखने को मिलेगा। ये आपको बताने के लिए है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि जब मैं बोलूंगी कि कोनिडिया बन रहे हैं तो आप एकदम से ऐसे ना हो जाओ कि कोनिडिया आ कहां से रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोनिडिया बन रहे हैं ये बेसिकली हमारे जो डिविजन्स हैं उनसे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया में क्या है कि हमें इस तरह से अलग अलग जो आपके फाइनली कोनिडिया हैं वो देखने को हमें मिलते हैं अलग अलग प्रोसेसेस से। जैसे यहां देख लो, आप देखोगे यहां फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यहां पे देखोगे यहां पे आपको क्लेमाइडोस्पोर्स दिखेंगे, यहां पे देखोगे यहां पे ओइडिया बन रहे हैं, यहां पे देखोगे फ्यूजन हो रहा है, यहां पे देखो यहां बडिंग हो रही है। तो ये सिर्फ आपको ये ओवरव्यू देने के लिए है कि कोनिडिया कैसे बनते हैं। ऐसा नहीं आप जाते एकदम से रटना शुरू कर दो ऐसे से बन रहा है, नो। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इस तरह से कोनिडिया है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे मतलब कि जब अप्लाइड पार्ट पे आएंगे तब भी आप मुझे पूछोगे मैम ये कोनिडिया कहाँ से आया, ये स्पोर्स कौन से हैं। तो बेटर है मैं आपको बेसिक्स में A to Z क्लियर कर दूं ताकि आगे जाके आपको कोई भी उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो जिस टाइम पे आपको लर्निंग का काम होगा, ताकि समझ आ गई होगी पहली चीजें तो जल्दी याद होंगी। ओके, सो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब आपने सुना है एक चीज प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके, सुना है ये नाम कभी? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके सुना है बेटा ये नाम? ये क्या कॉज करता है? क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स। ये क्या कॉज करता है? क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके की जब हम बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ हमारे फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्चुअल में फंगस नहीं होते बट उनकी तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें माइसीलियम नहीं पाया जाता। आप बचपन में एक अमीबा का डायग्राम बनाते होंगे कुछ ऐसे, जैसे बनाते थे
जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस जिसमें होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती है, ऐसा जैसा कुछ बनाते थे ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, ये भी कुछ ऐसी जैसी बॉडी बनाते हैं जिसमें कोई प्रॉपर, हमारे पास में अगर हम बोले कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी है, अमीबॉइड जैसी बॉडी है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये किसमें बनता है, नाम से देखो, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके, यानी कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स में बनता है। क्लियर है यहां तक? तो प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ट्रू माइसिलियम नहीं बनता, एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी बन जाती है, और इसी मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। सिंपल। क्लियर बेटा? राइट। अब बात करते हैं कोनिडियोमेटा की, कि कोनिडियोमेटा क्या होता है। अब मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ये जो कोनिडिया होते हैं ना, ये एक, आप समझ लो, एक ब्रांच के ऊपर लगे होते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं कोनिडिया, जिस ब्रांच पे ये लगा है इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। ये समझ आया? जो कोनिडिया होते हैं वो कुछ ब्रांचेस पे बने होते हैं, जिस ब्रांच पे बना है उसको बोलेंगे कोनिडियोफोर, जो बना है उसको बोलेंगे कोनिडिया। अब क्या होता है, कई बार ये हमारे पास में इस तरह से होते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर के अंदर ये बने हुए होंगे। ठीक है, हम कोनिडिया की बात करें, याद रखना। तो कई बार क्या होता है, इस तरह से कोई वॉल्ड स्ट्रक्चर होगा, वॉल वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये चीजें बनी हुई होंगी, एक नहीं बहुत सारे बने हुए होंगे। तो ये जो वॉल्ड स्ट्रक्चर है इसे ही बोला जाता है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का क्या मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसको बोल दिया जाता है एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। या फिर जिसमें कोनिडिया बन रहे हैं तो क्या बोल देंगे उसको, कोनिडियोमेटा। कोनिडियोमेटा, समझ आया? ठीक है, कोनिडियोमेटा, कोनिडिया की माता। ठीक है, ये तो मैं ऐसे बोल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है। कोनिडियोमेटा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कंटेन कर रहा है कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर। सिंपल। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं, या फिर हम उसको कोनिडियोमेटा बोल देते हैं। क्लियर? सबको यहां तक समझ आया? नाउ अब जिसका भी डाउट आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में सारे आंसर्स करूंगी आपके जो आप बोल रहे हो। अभी मैं वो नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि टॉपिक चल रहा है, तो आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए बहुत आराम से एक ही टॉपिक पे फोकस कर रही हूँ। तो अभी तक हम सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। चलो, अब हमने सीख लिया कि कोनिडियोमेटा भी क्या होता है। तो हमें समझ आ गया कि एसेक्सुअल स्पोर्स जिसमें कोनिडिया बनते हैं, या तो कोनिडियोफोर्स पे सीधा बनते हैं, या तो फिर किसी वॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोनिडियोमेटा बोल देते हैं। अब ये जो हमारा कोनिडियोमेटा है इसके भी अलग अलग शेप हैं, और बस अलग शेप के नाम पे उसका कुछ और नाम रख दिया गया है। सिंपल। जैसे अब आप बच्चे बोलते हो कई बार, मैम एसरविलस क्या बताया था, मैम ये क्या बताया था। तो देखो, सबसे पहले अगर फ्लास्क शेप का है तो बोलेंगे पिकनीडियम, अगर सॉसर शेप का है तो बोलेंगे एसरविलस, अगर कोनिडियोफोर्स इस तरह से टफ्ट में नीचे प्रेजेंट है तो बोलेंगे सिनेमेटा, अभी फोटो भी दिखाऊंगी, और अगर इस तरह से स्कैटर्ड हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्पोरोडोकियम। यानी कि शेप के बेसिस पे अलग अलग कोनिडियोमेटा का नाम है। फ्लास्क शेप्ड कोनिडियोमेटा को बोलेंगे पिकनीडियम, सॉसर शेप्ड को बोलेंगे एसरविलस। जब भी कोनिडियोफोर हमारे कोनिडियोमेटा एक टफ्ट बनाएंगे तो बोलेंगे सिनेमेटा, और जब भी वो फ्रीली स्कैटर्ड होंगे तो हम इसको बोल देंगे स्पोरोडोकियम। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको समझ में आया? राइट। अब आप बोलोगे मैम आपने एग्जाम्पल्स भी सामने लिखे हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिखे हैं,
अगर हम इससे रिलेटेड कोई डिजीज पढ़ते हैं आगे जाके, तो आपको फिर याद आएगा कि अच्छा ये नाम हमने यहाँ भी पढ़ा था। जैसे हमने एंथ्राकनोज की डेफिनेशन में बोला था कि एसरविलस बनता है, या कोलेटोट्राइकम जो है वो कॉमनली एंथ्राकनोज कॉज करता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल्स इसके रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि किसमें क्या पाया जाता है। बेसिकली ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है कि अगर आप ये टर्म आगे कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको थ्रू आउट द कोर्स कोई दिक्कत ना आए। यहां तक सबको समझ आया? अब देखो, अब बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, सबसे पहले बोला फ्लास्क शेप्ड, ठीक है जी। देन हमने दिस वन इज सॉसर शेप्ड, ठीक है जी। दिस वन इज टफ्ट बना रहा है नीचे बेस पे, ऊपर से ये खुला है, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग हमें कोनिडोफोर मिल रहे हैं। चलो, तो यानी कि मुझे आइडिया तो लग गया कि कौन सा क्या है। अब मैं बताऊंगी कि नाम किसका क्या है। तो कोनिडोमेटा देखो, फ्लास्क शेप्ड, याद रखना क्या बोला, पिकनीडियम। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाऊंगी जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे टॉप पे, क्या कि पिकनीडियम एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। पिकनियम बोलेंगे जो कि आपका रस्ट में बनता है, वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? पिकनीडियम एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं पिकनियम बोलूंगी तो पिकनियम रस्ट में बनता है जो कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। सिंपल। नाउ सॉसर शेप्ड बोला तो मैं सीधा बोलूंगी कि जी एसरविलस जो है वो सॉसर शेप्ड है। टफ्ट का बोला तो मैं बोलूंगी कि हमारे पास में टफ्ट में कौन सा होता है, सिन्नेमिटा, सिन्नेमिटा। और अगर बोला कि स्कैटर्ड फ्रीली है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्पोरोडोकियम। अब ये जो बोल रहे थे कुछ कि मैम एग्रोटेरिज्म वाली वीडियो देखी, तो ये स्पोरोडोकियम वही है फिजेरियम का, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक पता चला बेटा? ये टॉपिक समझ आया आपके? कोनिडोमेटा क्या होते हैं, कौन सी शेप के कोनिडोमेटा को क्या कहा जाता है, क्लियर है यहां तक? अब हमने क्लियर कर लिया कोनिडोमेटा। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की। ये वाला कवर हो गया टॉपिक, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा दो। अब हमारा टॉपिक है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का। तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में भी सिंपल सी चीज है कि कुछ शेप्स हैं और उसके बेसिस पे नाम दे दिए। जैसे एस्कोमाइकोटा की अगर आप बात करेंगे, एस्कोमाइकोटा में बनते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटा में बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। ऊमाइकोटा में बनते हैं ऊस्पोर्स। जाइगोमाइकोटा में बनते हैं जाइगोस्पोर्स, ठीक है। एस्कोमाइकोटा में बनते हैं एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइकोटा में बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोमाइकोटा में बनते हैं जाइगोस्पोर्स, और ऊमाइकोटा में बनते हैं ऊस्पोर्स। ओके, ये सेक्सुअल मैं आपको बता रही हूँ बॉडीज, सेक्सुअल स्पोर्स बता रही हूँ। सेक्सुअल बॉडीज की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में एस्कोमाइकोटा की, तो जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प अगर हमारा बंद है तो बोलेंगे क्लिस्टोथीशियम। अगर एस्कोकार्प बंद है तो क्या बोल देंगे इसको हम, क्लिस्टोथीशियम। अगर पियर शेप का है तो बोल देते हैं पेरिथीशियम, और अगर सॉसर शेप का है तो बोल देते हैं, ओपन है तो बोल देते हैं एपोथीशियम। ये आपको सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि अभी एक बोल रहे थे मैम एस्कोस्पोर्स किस में आएंगे, सेक्सुअल स्पोर्स में आएंगे। बेसिडियोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको बोला जाता है बेसिडियोस्पोर्स, और वो कहां पे बनते हैं, आपके बेसिडियम में बनते हैं, बेसिडियोकार्प में बनते हैं। बस यही है, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम बता दिए और ए सेक्सुअल स्पोर का भी सब समझा दिया कैसे बनता है क्या होता है।
अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्या बनेगा। अब मुझे फटाफट से बताओ कि हाँ मुझे फंगस का जितना बताया सब समझ आ गया, फटाफट से बताओ। कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछ लो कि मैम ये समझ में नहीं आया। फिर हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरिया के साथ में कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें फिर हम डिस्कस करेंगे। जो बोले मैम फॉल्स फंगस है, बेटा फॉल्स फंगस का कुछ नहीं है। बेसिकली ये जो होते हैं ये लोअर फंजाई में आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नाउ यहां तक पता लग गया? बता तो दो कि मैम हाँ लग गया पता। एक ही बच्चे का आ रहा है सिर्फ क्लियर, बाकी बच्चे, बाकियों को पता लगा कि नहीं लगा? ओके। एक पूछ रहा है मैम बेसिडियम क्या होता है। सुनो, बेसिडियोकार्प होते हैं, बेसिडियोकार्प एक स्ट्रक्चर होता है। अब जो बेसिडियम होता है ना उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। कोनिडियोमेटा क्या होता है? कोनिडियोमेटा होता है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर और उसमें बनते हैं कोनिडिया। शेप अलग अलग होती है तो अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हमारे पास में फ्लास्क शेप का है तो अलग नाम दे दिया पिक्निडियम, सॉसर शेप का है तो एसरविलस बोल दिया। अगर कोनिडियोफोर्स बेस पे टफ्ट बना रहे हैं तो सिनेमेटा बोल दिया। अगर कोनिडियोफोर्स ऐसे इधर उधर पड़े हैं, स्कैटर्ड हैं, तो हमने उसको स्पोरोडोकियम बोल दिया। क्लियर है यहां तक? अब किसी का कोई डाउट? तो अब मैं ये मान के चल सकती हूं कि फंगस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब देखो ये जो जितना भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी, यहां से जरूरी नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे, सिंपल सी बात, ठीक है। ये चीजें हमने आपके बेसिक्स को क्लियर करवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए बताई हैं, ताकि अब आप देखना आगे जाके जब लिखा हुआ होगा ना कि दिस फंगस पेरिनेट्स या फिर दिस फंगस परपिचुएट्स इन द फॉर्म ऑफ एस्कोस्पोर्स या कोई भी ऐसा स्टबल्स में किस फॉर्म में रह रहा है, तो आपको फिर याद आएगा कि हाँ ये जो हमारा फंगस है ये बन के रह रहा है, मतलब हमने ये इस पार्ट में पढ़ा था, इसका ये सही आंसर है। जैसे डाउनी वीडियो में आप पढ़ोगे कि जो स्पोर्स रहते हैं वो डेब्री में रह रहे हैं या ऊ स्पोर्स की फॉर्म में रह रहे हैं, तो आपको याद आएगा कि ऊ स्पोर्स तो सेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे हमने और ऊ माइकोटा में पढ़े थे, यानी कि जो डाउनी मिल्ड्यू है वो ऊ माइकोटा में आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपसे रिलेट होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ मैम ने ये वाली चीज पढ़ाई है ताकि आगे काम आए। जब आप एक्चुअल में पढ़ोगे ना ये चीज आगे जाके, तो आपको लगेगा कि हाँ उस टाइम पे बताई थी, तो आप और बेटर रिलेट कर पाओगे। ये क्लियर है सबको? अब सबको समझ आ गई ये चीज, इसीलिए ये टॉपिक करवाया है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक से, बहुत बेसिक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है। नाउ अब बात करते हैं बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर देंगे। और एक स्लाइड में मैं बोलूं पूरा बैक्टीरिया मैं आपको ऐसे रटा दूंगी। चलिए रटा दूंगी मतलब समझा दूंगी, ठीक है। अगेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स है। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो जो न्यूक्लियस है वो कैसे रहता है? न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं उसको, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो उस रीजन को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन बोल देते हैं। अब जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है डीएनए। और क्या पाया जाता है? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कई बार ना आपके ऐसे ना मैसेज देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील होता है कि किरण बोल रहे हैं कि मैम हमें तो रटना है। क्यों भाई? जब मैं समझा रही हूँ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है और रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि इंप्रेशन दिमाग में डाल लो, उसका छाप डाल लो अपने सर में कि हाँ यार अपने ब्रेन में वो चीज आपकी छप जानी चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे 70s राइबोसोम्स है, डीएनए है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल बनी है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की भी अगर हम बात करते हैं, इसी को बोला जाता है म्यूरिन, इसी को बोला जाता है म्यूरिन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब हम सेल वॉल की हमने बात कर ली कि सेल वॉल को हमने क्या बोल दिया कि म्यूरिन बोल दिया। अब सेल वॉल का आपको पता होगा कि आपने सुना होगा नाम एंड नाग यूनिट से बनी होती है, NAM एंड NAG, राइट। अब अगर हम म्यूरिन कंटेंट की बात करते हैं, तो म्यूरिन कंटेंट में भी दो चीजें हैं कि हमारे पास एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, इसमें म्यूरिन कंटेंट 95% से ज्यादा होता है, और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसमें अप टू 5% होगा, यानी कि 5% या उससे भी कम होगा। ओके, चलिए ये हमने समझ लिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, जब इसकी ये जो सेल वॉल है, जब ये बिल्कुल थिन होगी और डिफ्यूज्ड होगी, मतलब कि बिल्कुल चिपकी हुई होगी, थिन होगी, डिफ्यूज्ड होगी, तो इसको मैं बोल दूंगी स्लाइम। और जब ये थिक कैप्सूल होगा या थिक होगी, मोटी सी लेयर होगी, तो इसको मैं बोल दूंगी कैप्सूल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ अब मैं अगर बात करती हूं सेल वॉल की, ग्राम पॉजिटिव में जो हमारे पास में म्यूरिन कंटेंट है वो कितना होता है? 90% होता है या उससे अबव होता है। और अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करूं, उसमें 5% है। तो ग्राम नेगेटिव को ना आउटर मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ओनली इन ग्राम नेगेटिव में होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है, और ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं पाई जाती। यहां तक समझ आया? फटाफट से बता दो कि हाँ मैम यहां तक क्लियर हो गया। फटाफट से नोट करो ये पॉइंट मैंने बताया आपको, फिर आगे बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बैक्टीरिया तो बहुत ईजी है पढ़ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? डन। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब जो हमने अभी ग्राम पॉजिटिव और बैक्टीरिया के नेगेटिव की बात छेड़ दी, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक टेस्ट करते हैं जिसको बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में जो भी पॉजिटिव है उसका कलर हमें पर्पल देखने को मिलेगा या वॉयलेट देखने को मिलेगा, और जो भी ग्राम नेगेटिव है उसका कलर हमें आफ्टर स्टेनिंग पिंक देखने को मिलेगा। ये टेक्निक किसने दी थी? हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग में हमने जान लिया क्या होती है, डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूं। अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे जो मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, मेजॉरिटी मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है बेटा? ग्राम नेगेटिव है। याद रखना ये बात, मैक्सिमम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कैसे हैं? रॉड शेप के हैं। एक तो ग्राम नेगेटिव है, दूसरा क्या है? रॉड शेप के है। हाँ किरण, रेड या पिंक, ठीक है। दूसरा क्या है? रॉड शेप के हैं। एक्सेप्शन यहां पे क्या है? एक्सेप्ट क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये कैसा है? फिलामेंटस है।
ये कैसा है? फिलामेंटस है। सो सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? फिलामेंटस है। चलिए ये हमने जान लिया। अब स्ट्रेप्टोमाइसिस की एक और बात मैं आपको बताती हूं कि स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करता है, कोनिडिया बनाता है चेन्स में। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करता है? कोनिडिया बनाता है चेन्स में। यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं और भी एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर और एडिशनल चीजों के ऊपर। चलिए देखो फर्स्ट क्या लिखा है, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स जिनमें जो सेल वॉल है, जो जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म जो है उसमें डीएनए है 70S राइबोसोम से। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है या म्यूरिन की बनी है। 90% जो है हमारा सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव में म्यूरिन पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव में 5% अप टू 5% पाया जाता है। अब अगर हम सेल वॉल की बात करें यूनिट्स की, तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, चलिए सो बैक्टीरियल स्पीशीज में जो सेल वॉल होती है, कई बार कुछ विस्कस मटेरियल हमें देखने को मिलता है, जो आपका जब थिन एंड डिफ्यूज्ड होगा तो स्लाइम बोलेंगे, और जब भी ये थिक होगा तो हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। ये स्लाइड सबको क्लियर होगी बेटा? ये सब मैंने आपको लिख के बता दिया इजी फॉर्म में, ये सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जितना भी मटेरियल सेल वॉल के अंदर होता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड। एक्सेप्शन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो क्या है? फिलामेंटस है। देन हमने बोला कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज है ये क्या करता है, कुछ कोनिडिया बनाता है अपने एरियल हाइफे पे, स्पाइरल जो अपने कुछ चेन्स बनाएगा, थ्रेड्स बनाएगा और उस पे कोनिडिया बनाएगा। अगला हमने बोला मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं, कुछ हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, पर मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव हैं। अगला, अब यहां से आपको एक असाइनमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और एक और भी वो दूंगी थोड़ी देर में। नाउ जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे एक तो उसके पास अपना क्रोमोसोम या अपना जेनेटिक मटेरियल है। कई बार क्या होता है बैक्टीरिया के पास में कुछ एडिशनल सर्कुलर हमें जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलता है। ये जो एडिशनल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है इसका काम क्या है? जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या बोलेगा कि उसके पास कुछ जीन्स है, एडिशनल जीन्स, जैसे कि किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हैं, हीट में जीने के जीन्स हैं, या सर्वाइवल के जीन्स है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके कुछ जीन्स प्रेजेंट है। वो सारे जीन्स कहाँ हैं? प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मिड बोल देते हैं, है ना? सही बोल रहे हो कि जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो आपका सर्कुलर मटेरियल है वो क्या हो जाता है? आपका प्लाज्मिड हो जाता है। तो प्लाज्मिड में क्या होता है कि कई बार अगर हम बात करते हैं कुछ ना कुछ हमें जीन्स देखने को मिलते हैं, और कई बार अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो एक तो कॉन्जुगेशन के टाइम पे बैक्टीरिया क्या करता है, जो अपने प्लाज्मिड के जीन्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को देने की कोशिश करता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा टीआई प्लाज्मिड, जो ट्यूमर्स को इंड्यूस करता है, जैसे कि हम प्लांट्स में क्राउन गॉल की बात करते हैं। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, आपको पता है कि हमने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी को भी हमने अपने यूजफुलनेस के लिए क्या किया है? मॉडिफाई कर दिया है। अपने जो इंटरेस्ट के जीन्स हैं उसको हम इसके थ्रू आगे भेज देते हैं टीआई रीजन को मॉडिफाई करके, है ना? तो थोड़ी सी बात हम यहाँ पे बैक्टीरिया की कर रहे हैं। अब जब आप देखेंगे फोटो को तो देखो राइबोसोम 70S, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, सेल वॉल की बात की, कैप्सूल की बात की, फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट में काम करता है, पिलाई क्या करता है? बेसिकली कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा कि जो ग्राम स्टेनिंग है उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सैंपल दिया बैक्टीरिया का और मैंने बोला कि बेटा पहचानना है ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। अब आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले तो उस सैंपल को लोगे एक स्लाइड के ऊपर और उसका स्मीयर बना दोगे, उसको नीचे लैंप के साथ में हीट फिक्स कर दोगे। अब हम वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आयोडीन, एल्कोहल, सेफ्रानिन, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल वॉयलेट हमारे पास होता है प्राइमरी स्टेन, और क्रिस्टल वॉयलेट होता है हमारे पास में पर्पल कलर का या फिर वॉयलेट कलर का। आयोडीन जो होता है, आयोडीन होता है मॉर्डेंट, जो फिक्स करता है क्रिस्टल वॉयलेट को। देन एल्कोहल क्या करता है, कलर रिमूव करता है, जिसको बोलते हैं डीकलराइजर। सेफ्रानिन को बोलते हैं काउंटर स्टेन, अभी सब समझाऊंगी 1 मिनट में। और ये होता है पिंक कलर का। अब समझो थ्योरी क्या है। जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो वहीं बाइंड करेगा जहां पे म्यूरिन ज्यादा होगा। म्यूरिन कहां ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। ध्यान से सुनना, क्रिस्टल वॉयलेट वहीं बाइंड करेगा जहां पे म्यूरिन ज्यादा है। म्यूरिन कहां ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। ओके, आयोडीन को जब डाला, आयोडीन क्या करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट को बैक्टीरिया के सेल में फिक्स कर देगा। ठीक है जी। अब अगर वहां पे म्यूरिन ज्यादा है, क्रिस्टल वॉयलेट सेल में फिक्स हो गया है, तो अगर आप एल्कोहल से जो भी कर लो, वॉशिंग कर लो, वो जो क्रिस्टल वॉयलेट सेल में चला गया ना, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो बाहर आएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। उसके बाद चाहे आप सेफ्रानिन डाल लो, क्योंकि ऑलरेडी अंदर क्रिस्टल वॉयलेट है तो अंदर सेफ्रानिन भी नहीं जा पाएगा। तो जब वॉश करोगे सेफ्रानिन भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर में बचेगा डाई का। क्लियर। अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव में जो सेल्स थे वहां पे म्यूरिन कम है, क्रिस्टल वॉयलेट बाइंड ही नहीं कर पाया। आयोडीन भी डाल दो वो बाइंड नहीं करेगा, म्यूरिन है ही नहीं, जो उसको चाहिए वो है ही नहीं। अब क्या हुआ, आपने अल्कोहल से वॉशिंग की, जो वहां पे क्रिस्टल वॉयलेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी, वो भी सारा निकल गया। अब क्या हुआ, लास्ट में काउंटर स्टेन आपने डाली सेफ्रानिन, तो सेफ्रानिन था पिंक कलर का। सेफ्रानिन आराम से सेल्स में चला गया और जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको उसका कलर पिंक दिखाई दिया। सिंपल, सॉर्टेड, समझ आ गया, क्लियर है। तो यहां पे जब हम ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं तो देखो, डाई डाली, पहले हमने उसको हीट फिक्स किया, फिर डाई डाली, आयोडीन डाला, डीकलराइजर डाला, देन काउंटर स्टेन डाला। अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल कलर, नेगेटिव है तो पिंक कलर। क्लियर, समझ आ गया बेटा यहां तक। सो देखो थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं कि bacterial species are often distinguished from one another by gram staining. In this process, bacterial smear is heat fixed on the grass slide, stained with crystal violet and mordanted with iodine and finally rinsed with ethanol. When the bacteria retain the crystal violet stain after rinsing, the bacteria are called gram positive and those which did not retain the stain are called gram negative. The latter are then counter-stained with pink color saffronin. The ability of bacteria to retain crystal violet stain or not depends upon the fundamental structure of the cell wall. सब समझ आ गया आपको, थ्योरी पढ़ोगे पूरी कहानी याद आ जाएगी। सब कुछ वही दिया है कि जब आप क्रिस्टल वॉयलेट डालोगे तो क्या होगा, फिर एल्कोहल डालोगे तो क्या होगा, बाद में पिंक कलर डालोगे तो क्या होगा, और जो कलर रिटेन करेगा वो सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है।
क्लियर है यहां तक? समझ आया? बोलो भाई बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, हमने अभी तक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में। बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन है, बहुत इजी रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखो, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन मेथड मैं बोलूं रिप्रोडक्शन का तो मोस्ट कॉमन मेथड है जो रिप्रोडक्शन का, दैट इज फिजन, बाइनरी फिजन। जो बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन जो मेथड है दैट इज फिजन। एक बच्चे बोले मैम कूद कूद के बता देंगे, तुम कूद कूद के मत बताओ, तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो उसको सही करके बताना, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते क्लास। तो हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है, बैक्टीरिया में जो कॉमन रिप्रोडक्शन है वो कैसे है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी आप सब समझते हो क्या होता है? अभी मुझे एक बात बताएंगे कि आपको बाइनरी फिजन क्या होता है पता है या नहीं है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? तो बोल दो यस मैम बता दो, नहीं पता है तो बोल दो कि बता दो, है ना, नो मैम बता दो। बताओ जरा, पता है तो बोल दो, जो भी पता है बता दो, है ना? आप लोग बता दो आपको पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो हम आगे चलेंगे, नहीं पता है तो मैं बता दूंगी। चलिए, हाँ जी बोलिए, पता है या नहीं पता है ये बोलो, हाँ या ना। पता है, एक ने बोल दिया मैम पता है। चलो अक्षय आपको नहीं बताऊंगी, बाकी लोग बताओ जल्दी से, पता है कि नहीं पता बेटा? बाकी लोग यस, अच्छा सबको ही पता है। चलो फिर भी मैं बताऊंगी, अगर पता भी होगा तब भी बताऊंगी, मैं रिस्क नहीं लूंगी आप लोगों के साथ। चलो, बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं, हाँ हाँ बता रही हूँ, तो क्या होता है ना, एक सेल है, मैंने आपको बोला लेट सपोज कि आपने क्या करना है, एक सेल है उसको दो सेल में डिवाइड करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब जो सेल डिवाइड होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, मदर सेल, और जो सेल बनते हैं उनको बोला जाता है डॉटर सेल। तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला कि एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा एक सेल बोलेगा कि ले माइटोकॉन्ड्रिया तू रख ले, न्यूक्लियस मैं रख लेता हूं, डीएनए तू रख ले, प्लाज्मिड मैं रख लेता हूं। नेवर। क्या होगा, हर एक चीज का बराबर बंटवारा होगा, आधा आधा भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर पूरी पूरी कॉपी जाएगी। तो यहां पे क्या होता है बता रही हूं, जब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है तो उसको रखने की जगह भी तो चाहिए ना। अगर घर पे दो सोफे आ रहे हैं तो सोफे को रखने के लायक घर भी तो बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल आएगा तो यहाँ पे ये सेल कर लेगा बेटा खुद को इलोंगेट। जब इलोंगेट हो गया तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल है इस तरह से अंदर की तरफ को होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम पे ये बिल्कुल यहाँ पे होके अलग हो जाएगी, और हमारे पास अलग अलग दो डॉटर सेल बन जाएंगे। इसी को बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जो मदर सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, सिंपल। क्लियर? बाइनरी फिजन में एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है? तो हमारे पास कुछ सेक्सुअल लाइक प्रोसेसेस भी हैं बैक्टीरिया में। डिटेल में तो कल ही पढ़ पाएंगे, पर बता देती हूँ। सेक्सुअल लाइक प्रोसेस क्या होता है कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। अब सेक्सुअल लाइक प्रोसेस तब बोलते हैं जब जो गैमीट्स हैं वो उनका यूनियन होता है। यहाँ पे गैमीट्स का यूनियन नहीं होता है, फिर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल लाइक प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे बैक्टीरिया में तीन प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
ये जो 3 प्रोसेसेस है ये बेसिकली सेक्सुअल लाइक प्रोसेसेस है बैक्टीरिया में। अब कोई पूछे कि बैक्टीरिया में डायरेक्ट कांटेक्ट कौन सी प्रोसेस में होता है 2 सेल के अंदर, ओनली एंड ओनली कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द ओनली प्रोसेस इन विच जो 2 बैक्टीरियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, कॉन्जुगेशन में होता है। आगे बात करें अगर हम, दैट इज ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो फाज पार्टिकल है वो एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के तक लेके जाता है और वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरियल सेल के कल्चर में अगर दूसरा बैक्टीरियल का जेनेटिक मटेरियल है तो जो उसके काम का है वो उसको ले लेगा, बाकी को वो डिस्कार्ड कर देगा, उसको बोल दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं इसको हम कल कवर करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि हम अगर इजी फॉर्म में बोलें तो आपको क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन दिया था लेडरबर्ग एंड टेटम ने 1956 में ई कोलाई में। और कॉन्जुगेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 बैक्टीरियल सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आने चाहिए। क्लियर? नाउ ट्रांसडक्शन की बात करें, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था 1952 में सैल्मोनेला में, और यहाँ पे फाज पार्टिकल्स का जरूरत होता है, कैसे होता है सब समझाऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था 1928 में एंट्रोकोकस निमोनिया में, और इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। यहां से आपके लिए एक होमवर्क है, दैट इज ग्रिफिथ प्रिंसिपल क्या है। आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा बायोलॉजी की क्लास में कि स्मूथ स्ट्रेन्स होती हैं और रफ स्ट्रेन्स होती हैं, पढ़ा ये वाला एक्सपेरिमेंट। और उसको हम जब एक दूसरे के साथ में मिक्स करते हैं तो कैसे वो वरुलेंट होती है या नॉन वरुलेंट होती है, ग्रिफिथ ने पूरा बताया था कि कोई तो ऐसी चीज है जो नॉन वरुलेंट को भी वरुलेंट बना देती है। सुना है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में, माइस में इंजेक्ट किया था, याद है कुछ? बोलो मैम सब भूल चुके हैं हम, याद है? तो वो प्रिंसिपल जो है उसके बारे में एक बार आप लोग भी पढ़ के आएंगे। ओके, तो यहां पे ये वाली चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, डी तक ही देखना, ठीक है, ई ऑप्शन है देना, काइटिन, सेलुलोज, ग्लूकन या फिर म्यूरिन। कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगी, वैसे तो आप पढ़ ही सकते हो, एक टॉपिक कुछ नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पढ़ने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए बोल रही हूँ, है ना, कुछ बहुत रिलेटेड या वैसा कुछ रोल नहीं है, पर पता होना चाहिए। सो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ किसकी बनी है, फटाफट से बता दो, और जिसने ये गलत किया फिर तुम्हारी खैर नहीं। चलिए बताइए, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किसका बना है, काइटिन, सेलुलोज, ग्लूकन, म्यूरिन, या बस 4 ही ऑप्शंस, ठीक है, 4 में से बताना है। चलिए, ओके, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ऑप्शन डी, म्यूरिन। देखते हैं किसने गलत किया। 40% ये सेलुलोज वाले कौन आ गए भाई, हैं? क्या बताया था, बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, म्यूरिन का बना है। चलिए अगला, ओके, सो यहां पे 4 ही ऑप्शन कंसीडर करना, आगे चलो 5 कर देते हैं अब, ठीक है। चलिए, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा कलर देखने को मिलता है, पिंक, पर्पल, रेड, येलो या नन ऑफ दिस? फटाफट से बताएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा कलर देखने को मिलता है? ऑप्शंस है पिंक, पर्पल, रेड, येलो या नन ऑफ दिस। क्या होगा बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर रिटेन करते हैं? सो ग्राम पॉजिटिव में करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? चलिए,
सो ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पर्पल, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सबने इसका सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर कल अच्छा हिस्ट्री में तो पढ़ाया था। चलो बताओ, वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ, वायरॉइड्स में क्या होता है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए, इधर डीएनए और आरएनए, या नन ऑफ दिस। चलिए कोई बात नहीं, पोल का टाइम मैंने बढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। चलो बताओ, वायरॉइड्स में क्या होता है? डीएनए, आरएनए, बोथ डीएनए आरएनए, या फिर इधर डीएनए और आरएनए, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए क्या होगा बेटा आंसर, फटाफट से बताएंगे, क्या पाया जाता है वायरॉइड्स में? सो करेक्ट आंसर हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। कितनों का गलत है? चलिए, वायरसेस में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हैं डीएनए सिर्फ, आरएनए ओनली, बोथ डीएनए एंड आरएनए, इधर डीएनए और आरएनए, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है बताइए। कोई बात नहीं, मैंने पोल का टाइम बढ़ा दिया बेटा, मैं बोल तो रही हूं, बढ़ा दिया मैंने टाइम पोल का, 1 मिनट कर दिया पूरा। चलिए, सो बताएंगे कि वायरसेस में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, बोथ डीएनए और आरएनए, इधर डीएनए और आरएनए, या फिर नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा, बताएंगे? सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैं कुछ फैक्ट्स लेके आई हूं, बिल्कुल ताजा फैक्ट्स। सो यहां पे देखो क्या है, ब्लूमेरिया कॉजिंग पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस। अब जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू है ना, जो भी कॉज कर रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। देखो, पहला, ब्लूमेरिया कॉजिंग पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस, एरिसिफे किसमें करता है? हर्बेशियस प्लांट्स में। लेविलुला टोरिका टोमेटो में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका एप्पल में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। स्फेरोथिकोपेनोसा रोज एंड पीच में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। अंसिन्यूला नेकेटर ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो ये पूरा लिस्ट मैं आपके लिए ले आई हूं पाउडरी मिल्ड्यू कॉजिंग जेनरा का, कि कौन कौन से पाउडरी मिल्ड्यू कॉजिंग जेनरा कौन कौन सी क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। ये पैथोजेंस, ये डायरेक्ट फैक्ट्स आपको बेटा पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। ओके, चलिए आगे। प्लाज्मोपेरा विटिकोला डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कॉज करता है। पेरेनोस्पोरा टेबिसेना टोबैको में डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला पर्ल मिलेट में डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो यहाँ पे भी अगेन डाउनी मिल्ड्यू कॉजिंग जो पैथोजेंस हैं वो मैंने दे दिए हैं, इसमें आप लिस्ट ऐड ऑन कर सकते हो। जो जो जिस क्रॉप का डाउनी मिल्ड्यू पढ़ोगे वो इन फैक्ट्स में आप अगेन नोट कर सकते हो। तो ये भी आपके क्या हो गए बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, राइट। नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट्स मैंने आपके लिए और भी रखे हैं, अब इन फैक्ट्स को हम कल कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब आपको सोचना है, जाके क्या सोचना है कि कौन कौन से ऐसे पैरासिटिक हायर प्लांट्स हैं जो क्या हैं, पैरासाइट एक्ट करते हैं। अगला, एल्गे जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, कौन सा एल्गे है, कौन से प्लांट डिजीज कॉज करते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। होमवर्क की बात करें, डिसऑर्डर्स ऑफ मैंगो बनाना ग्रेप्स। अब क्योंकि अभी यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक बचता है तो इसको अभी होल्ड पे डाल दो। आज का होमवर्क जो आपका है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
दूसरा मैंने आपको क्या बोला, ग्रिफिथ प्रिंसिपल। तीसरा लिस्ट ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पीपीवी मतलब प्लांट में जो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, उसमें ग्राम पॉजिटिव के जेनरा का नाम और ग्राम नेगेटिव के जेनरा का नाम। जैसे अगर नेगेटिव की बात करें, आपने सुना होगा स्यूडोमोनास है या फिर ज़ैंथोमोनास है ना। और जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, क्लेविबैक्टर है। तो ऐसे ऐसे आपने क्या करना है, कुछ कुछ जो प्लांट पैथोजेंस कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन से ग्राम नेगेटिव है, जेनरा, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा लिस्ट भर के पूरे पेजेस से भर दे, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जेनरा का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो आपके जेनरा हैं वो ग्राम नेगेटिव में आ रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से आपके पास में बैक्टीरिया हैं जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में कोई पूछे कि ये डिजीज किससे होती है, तो आपको ऐसा ना हो जाए कि यार ये बैक्टीरिया या फंगस है। थोड़े से नाम पढ़े होंगे, थोड़ा सा रिसर्च किया होगा तो याद रहेगा। इसीलिए ये होमवर्क दे रही हूँ, ये आपका अगले दिन के लिए, ठीक है। चलिए, डिसऑर्डर्स ऑफ मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स, इसको भी आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। पिछली बार भी मैंने आपको डिसऑर्डर्स बोले थे ना, आज कंप्लीट, कल बोले ना अभी डिसऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। चलो ठीक है, ये वाला होमवर्क आपका कल का होमवर्क कर देंगे हम फिर, ठीक है। कल दूंगी ये होमवर्क, ये वाला होमवर्क है जो आपका आज का होमवर्क है। ओके, टाइम बचेगा तो ये भी कर लेना। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया जो जो हमने पढ़ा, ये बताओ पहले। अब बाकी की चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, ये सारे के सारे पैरासिटिक जो एजेंट्स हैं, सबको हम बहुत 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 अच्छे से कवर करेंगे। और आप देखोगे जब हम वायरसेस वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे ना, हम साथ में आपको वेक्टर की लिस्ट भी देंगे, ताकि आप अगर शुरू से पढ़ते रहोगे तो एंड तक आपको याद रहेगा। और जब सब्जेक्ट खत्म होगा और उसके जब मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगी ना, उसमें भी आपको लिस्ट मिलेगी। और उसमें थोड़े बहुत नाम और हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी पढ़ने को मिले तो वो भी चलेगा। और आप वहां से भी डिसऑर्डर्स भी पढ़ सकते हो, और ये जो मैं लिस्ट बता रही हूँ ये भी पढ़ सकते हो। चलो हाँ, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। चलिए, सो लीडर बोर्ड में अक्षय, चलो ठीक है, 4 के 4, श्रद्धा, त्याग, खुशबू, धनश्री, वंदना, राखी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं आंसर में, और कई बार क्या होता है, पोल भी कई बार आप पिकनिक मतलब टाइमली नहीं कर पाते रिप्लाई, इट्स ओके। बट ये है कि जो आंसर आप कर रहे हो अटेम्प्ट, वो आंसर सही होना चाहिए। हाँ, डिसऑर्डर तो बेटा पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। डिसऑर्डर तो इंपॉर्टेंट चीज है, हॉर्टिकल्चर में भी, आपके प्लांट पैथोलॉजी में भी, तो डिसऑर्डर तो पढ़ने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यूज टू होगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, सब हो जाएगा। चलिए, सो यहां तक सबको क्लियर हुआ, जो जो हमने पढ़ा सबको समझ में आया। चलिए, तो अब आपने जाके क्या करना है, आपने जाके जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं ये सारी चीजें जाके कवर करनी है। जो होमवर्क दे रही हूँ रोज का रोज दे रही हूँ, और ये भी बता रही हूँ कि ये होमवर्क वो होमवर्क नहीं है जो बस करके खत्म कर दिया। ये होमवर्क मैं आपको जितना भी दूंगी सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी होमवर्क है सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूँ, करवाने से पहले इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि टॉपिक क्यों हम पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको पहले ही पता हो कि मैं टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे बस कवर करना है, मैं टॉपिक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे किस तरह से सॉल्व करना है और किस वे से, किस डायरेक्शन से इस टॉपिक को कवर करना है। क्लियर है? चलिए, कूद कूद कर बताते रहिए, कोई बात नहीं, पर जो एनर्जी है उसको अपना लर्न करने में और रिवाइज करने में यूटिलाइज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। ओके ओके, देन कर दें क्लास एंड, बोलो।